हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि AT बराबर 20 लिखा जाता है और BAT बराबर 40 लिखा जाता है तो CAT बराबर क्या लिखा जाएगा। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि AT बराबर 20 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि BAT बराबर 40 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि CAT बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि AT बराबर 20 कैसे लिखा गया है। तो AT बराबर 20 लिखा गया है कैसे। तो मेरे भाई सबसे पहले तो इन दोनों अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए A आता है 1 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यदि 20 को हम 1 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 20 एकम 20। और ध्यान से देखिए 20 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि BAT बराबर 40 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए B आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर है, उसके बाद में है A आता है 1 नंबर पर है और मेरे भाई लास्ट के अंदर है T आता है 20 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 20 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 20 एकम 20 और 20 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 20 दुआ के 40। और ध्यान से देखिए 40 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगाएंगे CAT के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए C आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 3 नंबर पर है, C के बाद में है A आता है 1 नंबर पर है और लास्ट में है T आता है 20 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 20 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो जाएगा 20 एकम 20 और 20 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो जाएगा 20 तिया के 60। यानी कि CAT बराबर लिखा जाएगा 60। अब हमें देखना है कि 60 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 60 हमें दिया गया है ऑप्शन C के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि KTR बराबर 49 लिखा जाता है और HDL बराबर 24 लिखा जाता है तो
एफ के एस बराबर है क्या लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि KTR बराबर यहाँ पर 49 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि HDL बराबर 24 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि FKS बराबर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से नंबर ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने दिए गए सभी अल्फाबेट लेटर का कर लेना है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि KTR बराबर 49 कैसे लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, K आता है कितने नंबर पर, 11 नंबर पर है। K के बाद में है T आता है मेरे भाई 20 नंबर पर है। T के बाद में है R आता है 18 नंबर पर है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 11 और 20 हो जाएगा 31, 31 और 18 मिलकर बन जाएगा 49। और मेरे भाई ध्यान से देखिए, 49 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि HDL बराबर 24 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, H आता है कितने नंबर पर, 8 नंबर पर है। उसके बाद में D आता है 4 नंबर पर है। D के बाद में L आता है 12 नंबर पर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो ध्यान से देखिए, 8 और 4 मिलकर बन जाएगा 12, 12 और 12 मिलकर बन जाएगा 24। और मेरे भाई ध्यान से देखिए, 24 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे FKS के अंदर है, और FKS के बराबर में यहाँ पर क्या लिखा जाएगा यह हम ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए, पहला लेटर है F आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 6 नंबर पर है। ठीक है, F के बाद में है K आता है कितने नंबर पर है, 11 नंबर पर है। K के बाद में क्या है, S है मेरे भाई, S आता है कितने नंबर पर, 19 नंबर पर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर की संख्या जो आई है इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 6 और 11 मिलकर बन जाएगा 17, 17 और 19 मिलकर बन जाएगा 36। यानी कि FKS को लिखा जाएगा 36। अब हमें देखना है कि 36 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है 36 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से PEN का संबंध है 755 के साथ में, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि FOG का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि PEN से यहाँ पर 755 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि FOG से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई बहुत ही शानदार लॉजिक के आधार पर इस प्रश्न को सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए PEN से यहाँ पर 755 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है P आता है मेरे भाई 16 नंबर पर है। P के बाद में है E आता है 5 नंबर पर है और E के बाद में है N आता है 14 नंबर पर है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, जो डबल डिजिट की संख्या है उसको
क्या किया गया है, सिंगल डिजिट में बदला गया है। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए 16 क्या है, डबल डिजिट की संख्या, तो 16 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है, तो 1 और 6 को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 7। फिर क्या है 5, 5 मेरे भाई सिंगल डिजिट की संख्या है, तो इसको लिख देंगे ऐसे कैसे। फिर क्या है 14, 14 भी क्या है, डबल डिजिट की संख्या, तो इसकी भी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 4 मिलकर बन जाएगा 5। और मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर संख्या बन गई 755, और 755 यहाँ पर हमें दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर है एफ, एफ आता है 6 नंबर पर है। एफ के बाद में है ओ, ओ आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, यहां पर हम लिखेंगे 15। ओ के बाद में है जी, जी आता है 7 नंबर पर, यहां पर लिखेंगे 7। अब क्या करेंगे, डबल डिजिट की संख्या को सिंगल डिजिट में बदलेंगे और जो सिंगल डिजिट की संख्या उसको लिखेंगे ऐसे कैसे। तो यहां पर देखिए पहली संख्या है 6, तो यहां पर लिख देंगे 6। उसके बाद में क्या है 15, 15 है डबल डिजिट की संख्या, तो इसकी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 5 मिलकर बन जाएगा 6। फिर लास्ट में क्या है 7, 7 क्या है सिंगल डिजिट की संख्या, तो मेरे भाई 7 को लिख देंगे ऐसे की ऐसे। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 667। अब हमें देखना है कि संख्या 667 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 667 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले जीके, जीएस और साइंस यानी कि 3 विषय के लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मेरे भाई करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के मिलेंगे, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट के भी लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि इन 25,000 क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 से यहाँ पर 576 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 8 से 576 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 4 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 8 से यहाँ पर 576 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 8 का किया गया है
स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, फिर इसी 8 का एक बार क्या किया गया है? क्यूब किया गया है। तो मेरे भाई 8 का क्यूब कितना होता है? तो 8 का क्यूब होता है 512। और यदि इन दोनों संख्याओं को हम आपस में ऐड कर देंगे तो 64 और 512 मिलकर बन जाएगा 576। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 576 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 4 के अंदर है और इस 4 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या? सबसे पहले तो इस 4 का करेंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अब इसी 4 का हम क्या करेंगे? एक बार क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है? तो मेरे भाई 4 का क्यूब होता है 64। अब यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? इन दोनों संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे तो 16 और 64 मिलकर बन जाएगा 80। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 80। अब हमें देखना है कि संख्या 80 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 80 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। और मेरे भाई जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि ANL को यहाँ पर ERP कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि MOB को इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा या फिर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर आएंगे। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप तभी एग्जाम में सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो अब मेरे भाई आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर याद है तो आपको क्या करना है? यहाँ पर दिए गए सभी अल्फाबेट लेटर का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है ए आता है 1 नंबर पर ए के बाद में है एन आता है 14 नंबर पर एन के बाद में है एल आता है 12 नंबर पर। इसी प्रकार से आपको क्या करना है? यहाँ पर आगे दिए गए लेटर का नंबरिंग करना है। जैसे यहाँ पर देखिए आगे है ई आता है 5 नंबर पर ई के बाद में है आर आता है 18 नंबर पर आर के बाद में है पी आता है 16 नंबर पर। अब यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना है, यहाँ पर आपको केवल देखना है संख्या को। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 1 से यहाँ पर बन रहा है कितना? 5। 1 से 5 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 1 के अंदर क्या कर दे +4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 5। फिर देखिए यहाँ पर 14 से बन रहा है 18, तो 14 से 18 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर दे +4 कर दें तो 14 और 4 मिलकर बन जाएगा 18। फिर देखिए यहाँ पर 12 से कितना बन रहा है? 16, तो 12 से 16 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दे +4 कर दें तो 12 और 4 मिलकर बन जाएगा 16। यानी कि यहाँ पर ANL यानी कि इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर +4 करके ये सभी अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग और सभी के अंदर +4 करके आने वाले अल्फाबेट लेटर को ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए एम आता है कितने नंबर पर? 13 नंबर पर है। एम के बाद में है ओ आता है कितने नंबर पर? 15 नंबर पर है। ओ के बाद में है बी आता है 2 नंबर पर है। अब सभी के अंदर क्या करेंगे? +4 करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 13 के अंदर +4 करेंगे तो 13 और 4 मिलकर बन जाएगा 17। और 17 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है क्यों? तो यहाँ पर पहला लेटर हम भरेंगे क्यों।
ठीक है। उसके बाद में 15, 15 के अंदर +4 करेंगे तो 15 और 4 हो जाएगा 19। 19 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है? तो मेरे भाई 19 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एस, तो यहाँ पर हम भर देंगे एस। उसके बाद में क्या है 2, 2 के अंदर +4 करेंगे तो 2 और 4 मिलकर बन जाएगा 6। 6 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है क्या? एफ, तो यहाँ पर हम भर देंगे एफ। यानी कि MOB से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे QSF। अब हमें देखना है कि QSF ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, QSF ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मोपला जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य से, ऑप्शन बी है केरल राज्य से, ऑप्शन सी है मेघालय राज्य से और ऑप्शन डी है उत्तराखंड राज्य से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मोपला जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मोपला जनजाति का संबंध है केरल राज्य से। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी है गुजरात राज्य में और ऑप्शन डी है झारखंड राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी है हिंद महासागर में, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर में और ऑप्शन डी है
प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे शहर में शुरू किया था। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वर्ष 1942 में। और किस शहर में शुरू हुआ था? तो मेरे भाई ये बॉम्बे शहर में शुरू हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन डी है संसद के सदस्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करता है लोकसभा के सदस्य। या फिर हम बोल सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात माध्यम में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन ए है तांबा धातु, ऑप्शन बी है चांदी धातु, ऑप्शन सी है सोना धातु, और ऑप्शन डी है लोहा धातु। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यदि आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1757 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1857 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1947 में, और ऑप्शन डी है
वर्ष 1920 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था वर्ष 1857 में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। और मेरे भाई यही प्रश्न है इंडियन नेवी MR 2019 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है पेरियार। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पुस्तक गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी है काली खांसी, ऑप्शन सी है मलेरिया और ऑप्शन डी है ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विषाणु जनित रोग है चिकन पॉक्स। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर PDF सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस मास्टर PDF सेट के अंदर आपको सबसे पहले GK GS और साइंस के लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसी मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के मिलेंगे। इसी मास्टर PDF सेट के अंदर आपको मेरे भाई लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के मिलने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं
हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति में, ऑप्शन बी है लाइसोसोम में, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑप्शन डी है केंद्रक में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो याद रखना कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।